नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। सबसे पहले मैं कोलकाता में हुए उस जघन्य अपराध की चर्चा करूंगा जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में इस जघन्य अपराध को लेकर के रोष व्याप्त है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन शुरुआती दौर में इस मामले को जिस तरीके से हैंडल करता है उसकी आलोचना होनी थी, सो हुई। मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनके इस व्यवहार को लेकर के रोष व्याप्त हो गया। डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, अभी भी वो आंदोलित है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पहले इस्तीफा देते हैं, जहां पर इस महिला डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध होता है। फिर ममता बनर्जी का प्रशासन उनकी नियुक्ति अन्य मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम नेशनल मेडिकल कॉलेज होता है, नियुक्त कर देता है। बस इसी बात को लेकर के डॉक्टर फ्रेटर्निटी में रोष बढ़ जाता है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी जैसी राजनीतिज्ञ को इस तरह का काम करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ऐसे संदीप घोषों की क्या जरूरत है जो एक मेडिकल कॉलेज को अच्छे तरीके से नहीं चला पाते? एक घटना हमारे सामने बिहार से भी आई है, मुजफ्फरपुर से, जहां पर लोजपा की सांसद हैं और भाजपा का विधायक। 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार किया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट में 50 दफा से ज्यादा चाकू घोंपे जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। पोक्सो का मामला है। बताया यह जा रहा है इस मामले में जो अभियुक्त हैं 2-3 दिन पहले इस बालिका के घर जाते हैं, शादी के लिए दबाव बनाते हैं। 12 साल की बालिका की शादी हो ही नहीं सकती। बाद में बदला लेने के लिए इस बालिका के साथ ये जघन्य अपराध किया जाता है। उनकी मौत हो जाती है। लोजपा की सांसद चुप रहती हैं। भाजपा का विधायक मौन हो जाता है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के साथ उनकी सरकार है, मोदी साहब के साथ उनकी सरकार है। मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर के चुप है। उसने इस घटना की ज्यादा चर्चा नहीं की है, जबकि बंगाल की घटना की चारों ओर चर्चा हो रही है और ममता बनर्जी की आलोचना भी। दोनों घटनाओं को हमें एक नजर से देखना चाहिए था, मगर हम हैं, हमारा मीडिया है, गोदी मीडिया है, एक ही घटना को, एक ही तरह की घटनाओं को वो कई चश्मों से देखने का काम करता है। अगर डबल इंजन की सरकार में इस तरह का कोई अपराध होता है तो वो चुप्पी साध लेता है, और अगर सिंगल इंजन की सरकार के राज्य में ऐसा अपराध होता है तो वो बिलबिलाने लगता है। अब मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के आज के भाषण की। आज प्रधानमंत्री 11वीं दफा जब लाल किले की प्राचीर से हमारे सामने प्रकट हुए, हमें उनसे ये उम्मीद थी कि वो वहां से कुछ नई बातें करेंगे। उम्मीद के कुछ नए दरवाजे, कुछ नई खिड़कियां खोलेंगे, आशा की किरण दिखाएंगे, जिससे हम भारतवासियों की जिंदगी जो अंधेरे में पड़ी है, अंधेरों से घिरी हुई है, कुछ रोशन हो सकेगी। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि अपने आप को बार बार दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार करते हैं। इतना प्रधानमंत्री खुद में घिस पिट चुके हैं
कि उनके पास नए विचार नहीं है। वही बातें, वही भाषण। एक दौर था जब धर्मेंद्र साहब की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चला करती थी, हिट हुआ करती थी। धर्मेंद्र पाजी एक डायलॉग बार बार बोला करते थे। कई फिल्मों में उन्होंने ये डायलॉग दोहराया। कुत्ते तो वफादार होते हैं, लेकिन ये मेरा पॉपुलर डायलॉग नहीं। विलेन से वो ये कहा करते थे, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन अब भारतवासियों के पास इतना खून नहीं बचा है। उनके अंदर का खून सूख चुका है। उनका खून कोई कैसे पी सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि वही घिसी पिटी बातें करते हैं। विपक्ष को कोसते हैं, गांधी परिवार को कोसते हैं, बाहरी ताकतों की बात करते हैं, अंदर से चुनौतियों की चर्चा करते हैं, विपक्ष पर इल्जाम लगाते हैं, उससे विकृत दिमाग का बताते हैं। परिवारवाद भारत के लोकतंत्र को, देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना भाई, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। देश के बड़े दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधुरी पुरी बुच भी निशाने पर आ गई हैं। नई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन ऑफशोर फंडों का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ है, उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि बुच ने जून 2015 में आईपीई प्लस फंड के साथ अपना अकाउंट खोला था। वहीं जिस ऑफशोर फंड में अकाउंट खोला गया था, उसे एनबीएफसी आईआईएफएल के माध्यम से अडानी के एक निदेशक ने बनाया था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति की कंपनियों ने भी कुछ फंड संरचनाओं में हिस्सेदारी दिखाई है। रिपोर्ट कहती है कि अगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी में माधवी पुरी बुच ने 99% हिस्सेदारी है। इस कंपनी में माधवी के पति धवल बुच भी निदेशक हैं। वहीं रिपोर्ट में कई ऐसे टर्म और बातें हैं जिन्हें आसान भाषा में समझना बेहद जरूरी है। वहीं इसी कड़ी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी रखी थी, जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की ओर से किया गया था। बांग्लादेश के बारे में जो उन्होंने आज लाल किले की प्राचीर से कहा, वहां की सरकार को लेकर के कहा कि वहां पर अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी
वहां के अल्पसंख्यकों की बहुत चिंता है। बेहतर होगा प्रधानमंत्री भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता करना अब शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास अब बहुमत की, अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं है। वो अपने भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठियां कह चुके हैं। ये कह चुके हैं कि सारा माल असबाब उन लोगों को दे दिया जाएगा, आपका पैसा उन लोगों को दे दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र उन महिलाओं को दे दिए जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के बारे में कैसी बातें करते हैं, कितनी गिरी हुई राय रखते हैं, विचार रखते हैं। पहले प्रधानमंत्री खुद के बारे में सोचें। अगर प्रधानमंत्री और उनकी सेना अभी भी ऐसा सोचती है कि हिंडनबर्ग ने जो अडानी के बारे में बातें की हैं, माधवी भोजपुरी के बारे में बातें की हैं, उनमें जरा भी दम है तो जेपीसी बैठवा दें। बार बार ये ना कहें कि बाहरी ताकतें भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती हैं। जॉर्ज सोरस, हिंडनबर्ग भारत को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। अरे भाई, कमजोरी अगर हमारे बीच है, हमारे अंदर है, तो हमें अपने अंदर झांकना ही होगा। भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है। माधवी बुच की जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, पहले इस पद पर सिविल सर्वेंट बैठा करते थे। माधवी बुच को मोदी जी ने क्यों बैठाया, और उन्होंने जो कुछ किया है उस पर संदेह के बादल घिरे हुए हैं। बेहतर होता प्रधानमंत्री कुछ अच्छी बातें लाल किले की प्राचीर से करते, मगर प्रधानमंत्री हैं कि इतनी घिसी पिटी बातें बार बार करते हैं कि अब हम उन्हें सुन सुनकर बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र कुछ भी बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोक। अरे कहना क्या चाहते हो? है, लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और इस समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। बेहतर है प्रधानमंत्री कुछ नया पेश करें। 11 साल हो चुके हैं उन्हें देश का प्रधानमंत्री बने। उनका सपना तो पूरा हो चुका है, लेकिन भारतवासियों का सपना कब पूरा होगा? कब हम विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे? कुछ एक सड़कें, कुछ एक फ्लाईओवर्स, कुछ एक पुल बन जाने से, कुछ एक एक्सप्रेसवेज बन जाने से विकास नहीं होता। कुछ एक स्टेशंस, अगर रेलवे स्टेशंस 5 स्टार बन जाएं, तो बाकी स्टेशनों का क्या? बाकी आम रेलगाड़ियों का क्या, जिनमें आम लोग सफर करते हैं? उनके टॉयलेट में आप जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री 1 घंटे का सफर भी उनमें तय नहीं कर सकते, उनका रेल मंत्री नहीं कर सकता। बेहतर होगा प्रधानमंत्री रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए कुछ करें, देश के विकास के बारे में सोचें, भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में सोचें, ना कि भ्रष्टाचारियों को रोजाना गले लगाएं, भ्रष्टाचार को खूब फलने फूलने दें और विपक्ष पर ऐसी तोहमतें लगाएं कि विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के महिमा मंडन करता है। प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं करता। आप और आपके लोग भ्रष्टाचार को पनाह देते हैं। पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।